हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इधर कई दिनों से थोड़ा स्वास्थ्य समस्याओं के कारण से करंट अफेयर्स क्या सारे ही वीडियो थोड़ा रेगुलर बेसिस पे 2-4 दिन से नहीं आ पाए। आप देख रहे हैं कि 2-4-6 दिनों से रेगुलर बेसिस पे वीडियोज नहीं आ पा रहे हैं। कुछ हेल्थ इश्यूज थे जिनके कारण से ऐसा नहीं हो पाया। करंट अफेयर्स काफ़ी लंबे समय से छूट गया था। हम लोग एक रेगुलर सीरीज चला रहे हैं करंट अफेयर्स की, जिसमें 19 अगस्त तक का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी क्या करेंगे कि एक दो वीडियो रेगुलर डाल डाल के फिर हम लोग फिर डेट पे ले आएंगे उसको। जिस डेट का न्यूज रहेगा उसके अगले दिन वो डेट की न्यूज आ जाया करेगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है 20 अगस्त 2020। 20 अगस्त 2020 के समाचार पत्रों में जो खबरें आम रहीं, जो खबरें चर्चा में रहीं, हम लोग उन पर एक डिस्कशन क्रिएट कर रहे हैं, उन पर एक डिस्कशन निर्मित कर रहे हैं। तो ज़रा हम लोग देखते हैं कि भाई कौन कौन सी खबरें रहीं एक सरसरी निगाह से। 19 अगस्त को पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स नाम से पूरी दुनिया का एक क्वालिटी इंडेक्स निर्गत किया गया, जिसमें ये बताया गया कि अलग अलग जगहों पे डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे डिजिटल लाइफ में, मतलब जो हम बहुत सारा एक डिजिटल लाइफ भी जीते हैं, लाइफ का एक पार्ट होता है, तो उसमें जो है क्या क्वालिटी है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी क्या है, संवहनीयता क्या है, अफोर्डेबिलिटी कैसी है, उस तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडेक्स बनाया जाता है। डेनमार्क नंबर 1 है। भारत की स्थिति बहुत ख़राब है। और ऐसी सिचुएशन में जब हम डिजिटल रिवॉल्यूशन कर रहे हैं तो वैसी स्थिति में ये जो इंडेक्स है, इसमें भारत की जो चिंताजनक स्थिति है निश्चित तौर पर वो विचारणीय है। भारत में रिक्रूटमेंट में एक बड़ा परिवर्तन किया गया, रिक्रूटमेंट के प्रोसीजर में एक बड़ा परिवर्तन किया गया। आप जानते हैं कि भारत में अलग अलग स्तर पर परीक्षाओं, अलग अलग स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों के चयन के लिए बहुत सारे संगठन बनाए गए हैं। उनको इंटीग्रेट करके ग्रुप बी और सी की वैकेंसीज को इंटीग्रेट करने के लिए एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी भी बनाई गई, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 निर्गत किया गया, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लगातार इंदौर फिर से नंबर 1 पे रहा, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कौन कहाँ रहा। एक बहुत महत्वपूर्ण कदम लिया गया, वेदकृषि.com नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया। ये पोर्टल जो है वो कृषि की प्राचीन परंपराओं को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास करेगा। और प्राचीन परंपराओं को पुनर्जीवित करने का मतलब आप ये समझ जाइए कि वो किस तरह की कृषि को बढ़ावा देगा। तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने का प्रयास होगा और इस पोर्टल के माध्यम से किसानों से सीधे खरीदारी की जाएगी। और क्या खास बातें होंगी उस पर भी चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व में 20 अगस्त के समाचार में 3 लोग मिले, अशोक लवासा, राकेश अस्थाना और सत्यपाल मलिक। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। और फिर आती है बात आईपीएल में टाइटल स्पॉन्सर की। तो खेल में बस एक ही समाचार था, टीम 11 जो है उसको टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली है आईपीएल की। और व्यवसाय के क्षेत्र में रिलायंस रिटेल ने नेटमेट्स के 620 करोड़ रुपए के बहुमत इक्विटी को परचेज किया। मतलब कि अब नेटमेट्स में का ओनर कौन हो जाएगा, रिलायंस रिटेल्स हो जाएगा। तो अभी ये सारी समाचार हैं, इनके हम खबरों के थोड़ा विस्तार में चलते हैं। तो क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ, है ना। इसमें जो रिक्रूटमेंट वाली बात आई थी, यहाँ पे हमें एक चीज़ और समझ लेना चाहिए था। एक और न्यूज है जो मिस हो गई, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 100% रिजर्वेशन कर दिया है केवल स्टेट के कैंडिडेट्स को। केवल स्टेट कैंडिडेट्स ही वहाँ पर वैकेंसीज में रिक्रूट किए जा सकते हैं। इससे पहले जो मध्य प्रदेश में जो वर्तमान सरकार गठित हुई है, उससे पहले जो सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, उसने भी इस तरह के कुछ फेरबदल करने का प्रयास किया था और मध्य प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की एज में छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि नहीं, ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का वायलेशन है। विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण तथा लोक नियोजन में अवसरों की समानता जैसे जो प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में किए गए हैं, ये तरह की चीज़ें उनको वायलेट करती हैं। तो अभी क्या होगा,
ये आगे पता चलेगा, हमको दिखाई देगा। तो हम इनमें से एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं पाकिस्तान की समस्या पर कि एक्चुअल में क्या हुआ, पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती कैसे हुई। एक न्यूज को हम लोग लंबे समय से ट्रेस कर रहे हैं। देखिए, अगर आप किसी एक घटना को पकड़ते हैं और उसके सापेक्ष होने वाले परिवर्तनों को आप स्टडी करते जाएंगे तो आपको न सिर्फ करंट अफेयर्स की एक बेहतर समझ हो जाएगी, बल्कि नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज को भी आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाइएगा। तो आप इस बात को समझिए कि हम लोगों ने एक बात करी थी इससे पहले, वो था अब्राहम एकॉर्ड। और अब्राहम एकॉर्ड एक्चुअल में क्या था? अब्राहम एकॉर्ड वास्तव में इजराइल और यूएई के बीच हुआ एक समझौता था। तो अब्राहम एकॉर्ड क्यों यहाँ फिर से क्यों चर्चा में आ रहा है? क्योंकि सारी समस्या की जड़ अब्राहम एकॉर्ड ही है। और अब्राहम एकॉर्ड जो है वो पश्चिमी एशिया में राजनैतिक समीकरणों को पुनर्व्यवस्थित करने का कार्य कर रहा है। पश्चिमी एशिया में जो भी पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं वो सब बिगड़ गए हैं और फिर से आप देखिए ना कि नए इक्वेशंस बनने का प्रयास किया जा रहा है। इस नए इक्वेशन में अब्राहम एकॉर्ड के बाद जो पश्चिमी एशिया की सबसे बड़ी ताकत बनने का प्रयास कर रहा है, या यूँ कह लो कि जो ओआईसी को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, वो है तुर्की। और तुर्की पीठ थपथपाता रहता है लगातार किसकी? पाकिस्तान की। और चूँकि ओआईसी में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में, तुर्की चाहता है कि हमारा प्रभाव बढ़े। और अभी किसका प्रभाव है ओआईसी में? अभी प्रभाव है ओआईसी में सऊदी अरेबिया और यूएई और इनके सहयोगी देशों का। तो आप समझिए, कहानी सिर्फ उतनी नहीं है कि वहाँ का बाजवा गया और उसको बेइज्जत कर दिया वहाँ के लोगों, मतलब वहाँ की सरकार ने, और उससे मिलने से मना कर दिया। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, इसकी पृष्ठभूमि कुछ अलग है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि ओआईसी में तुर्की चाहता है कि उसका प्रभाव बढ़े, या तो ओआईसी टूट जाए और हमारे फेवर में चले आए देश, या तो पूरे के पूरे ओआईसी पर हमारा नियंत्रण बढ़ जाए। पाकिस्तान की पीठ पर हाथ रखने वाला दूसरा कौन है? चीन है। तो तुर्की और चीन की दम पे ये बहुत कूद रहा है पाकिस्तान आजकल। और पाकिस्तान ओआईसी की मीटिंग चाहता है जल्दी से जल्दी हो जाए। पाकिस्तान ओआईसी की मीटिंग जल्दी से जल्दी क्यों चाहता है? ताकि ओआईसी के मीटिंग में कश्मीर के मुद्दे को उठाया जा सके। आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। कश्मीर के मुद्दे पर वो मुस्लिम राष्ट्रों को एक तरफ करना चाहता है, भारत के विरोध में खड़ा करना चाहता है कश्मीर के मुद्दे पर, और चाहता है कि ओआईसी की मीटिंग हो जिसमें जल्दी से जल्दी कश्मीर इश्यू पर डिस्कशन हो और कश्मीर इश्यू पर मुस्लिम राष्ट्र हमारा साथ दें। उसका एक समाचार पत्र है डॉन। डॉन ने अपने समाचार में लिखा कि जानबूझकर लेट किया जा रहा है ओआईसी की मीटिंग को। और ये ओआईसी की मीटिंग किसके संकेत पर लेट की जा रही है? सऊदी अरेबिया के संकेत पर लेट की जा रही है। सऊदी अरेबिया जानबूझकर ओआईसी की मीटिंग नहीं होने देना चाह रहा है, ऐसा आरोप लगाया डॉन समाचार पत्र में। डॉन समाचार पत्र ने सऊदी अरेबिया पे कि ओआईसी की मीटिंग वो होने नहीं देना चाह रहा है। वहाँ के विदेश मंत्री ने, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर सऊदी अरेबिया या ओआईसी जो हैं वो ओआईसी की मीटिंग नहीं होती है और उसमें कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया जाता है, तो पाकिस्तान सरकार बाध्य होकर मुस्लिम राष्ट्रों को फिर से अपने पक्ष में ऑर्गेनाइज करने के लिए ओआईसी के दिशा निर्देशों के बाहर भी जाएगी। तो ये बात सऊदी अरब को धमकी जैसी लगी। अब इस बात को यहीं छोड़ दीजिए, इस बात को यहीं पे छोड़ दीजिए। एक दूसरी कहानी समझिए। ये कहानी है जून 2019 की। जून 2019 में पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई। अभी भी पाकिस्तान की स्थिति ख़राब ही है। पाकिस्तान की स्थिति बहुत ख़राब हो गई, जिसके कारण से इनको ना तो वर्ल्ड बैंक ने और ना ही आईएमएफ ने लोन देना चाहा, क्योंकि इनकी रेटिंग बहुत ख़राब हो गई। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने इनको लोन देने से मना कर दिया और लोन देने के लिए बहुत कठोर शर्तें आरोपित करी इनके ऊपर। तो इनको लोन मिलना मुश्किल हो गया। जाके रोए ये सऊदी अरब के पास, तो सऊदी अरब ने इनको 6.2 अरब डॉलर का लोन देना स्वीकार किया, जिनमें से 3 अरब डॉलर का लोन कैश में दिया गया
नगद में दिया गया और 3.2 अरब डॉलर का कहा गया कि 3.2 बिलियन डॉलर का आप तेल हमसे क्रेडिट पे खरीद सकते हैं। बात समझिएगा। तो ये तो जिनके थाली में खाया है पाकिस्तान, जिनकी थाली में खाया है उन्हीं की आलोचना कर रहा है, उन्हीं की बुराई कर रहा है। तो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, उसकी पुरानी आदत है। तो सऊदी अरेबिया पर जब इसने ये आरोप लगाया तो सऊदी अरेबिया भी गुस्से में आ गया और उसने जो 3 अरब डॉलर का पैसा तो दिया जा चुका था, लेकिन जो पेट्रोल की सप्लाई हो रही थी क्रेडिट पे उसको रोक दिया और दिए गए उधार को वापस मांगा। इस 3 डॉलर में से केवल 1 डॉलर ही अभी तक पाकिस्तान वापस कर पाया था और ये 1 डॉलर रुपया भी 1 अरब डॉलर भी ये चीन से उधार लेकर दिया। मतलब उधार लेकर उधार पटाने वाला देश भी आंख दिखाता है। देख लीजिए कैसी स्थिति बन गई है। खाने के लिए नहीं है, अपने खाने के लिए नहीं है, अपना उधार तक नहीं पटा पा रहा है, उधार लेके उधार भर रहा है, लेकिन बातें ऐसी करता है। तो चीन से लेकर 1 अरब डॉलर इन्होंने सऊदी अरब का वापस किया था और सऊदी अरब ने कहा कि बाकी पैसा भी हमारा एज अर्ली एज पॉसिबल आप वापस करिए। इसी मामले पर सेटलमेंट के लिए जो जावेद कमर बाजवा है ये गया था कहाँ? सऊदी अरेबिया। कि हम जाएंगे सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस सलमान से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे कि साहब अभी हमारी स्थिति बहुत ख़राब है, हम पैसे देने की सिचुएशन में नहीं है, हमको थोड़ा और टाइम दिया जाए। लेकिन उन्होंने इससे मिलने से मना कर दिया और इस तरह से इसकी बड़ी बेइज्जती हुई। ये चाहता है क्या और उसने क्या किया, और ये इसकी बेइज्जती का पूरा कहानी है। आप इसको समझिएगा, आप बस मूल धारणा को पकड़े चलिए। वो मूल धारणा क्या है? अब्राहम एकॉर्ड है, जो निश्चित तौर पर हमने आपको बताया था लास्ट की क्लास में कि एक समझौता हुआ है। अब्राहम एकॉर्ड के बारे में हमने चर्चा करी थी। फिर आपने देखा कि वेस्टर्न एशिया में आज के दिन में जो भी पॉलिटिकल चेंज आ रहे हैं उनमें सबसे बड़ा रीजन क्या है? अब्राहम एकॉर्ड है। वही सारी राजनीति को इधर से उधर प्रभावित कर रहा है। तो बहुत ध्यान से आप इन सब बातों पर निगाह लगाए रखिएगा। हम जानते हैं कि यहाँ से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। ओआईसी के बारे में पीछे की क्लास में आपको बताया जा चुका है, इसमें कितने देश हैं, कब बनाया गया, हेड ऑफिस कहाँ है, सारी बातें पीछे की वीडियोज में बताई गई हैं, आप उनको देख लीजिएगा। तो ये रहा पूरा समाचार इस संदर्भ में। अब हम लोग अगले समाचार पे चलते हैं। अगला समाचार है हमारा डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो अगला समाचार हमारा क्या है? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ये क्या नापता है कि कहीं पे भी किसी भी देश में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि हम जो इंटरनेट यूज करते हैं उसमें 5 चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। एक तो ये रखा जाता है कि इंटरनेट की वहनीयता हमारे यहाँ कितनी है। वहनीयता का मतलब है अफोर्डेबिलिटी। जो हम इंटरनेट यूज करने के लिए जो पैसे देते हैं वो कितना, कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा है और कैसा होना चाहिए, उसमें किसी देश की रैंकिंग क्या है। दूसरा है इंटरनेट की गुणवत्ता, कि जो भी हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसकी कनेक्टिविटी की क्वालिटी क्या है, उसकी स्पीड की क्वालिटी क्या है और कितनी ज़्यादा चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है किसी भी देश का, इसके बारे में भी अपने सर्वे में ये शामिल करता है। इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा कितनी है, जो भी हम चीज़ें प्रयोग करते हैं, जो भी चीज़ें हम इलेक्ट्रॉनिकली यूज करते हैं, हम फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, बहुत सारे ऐसी हम जो है पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं, हम ई कॉमर्स साइट से शॉपिंग करते हैं, तो कितना सेफ़ है ये सारा कुछ करना हमारे लिए, और कितना साइबर क्राइम हो रहा है और साइबर क्राइम के अगेंस्ट हमारे सरकार या हमारी व्यवस्था कितना चाक चौबंद है, ये बताती है कि हमारी सुरक्षा का स्तर क्या है और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस किसी देश में कैसा है। तो इन 5 चीज़ों को आधार बनाया जाता है। इन पांचों को आप समझ लीजिए कि क्या है। सबसे पहला हमने बताया कि इंटरनेट की वहनीयता है ना। ये जो क्वालिटी इंडेक्स है, ये क्वालिटी इंडेक्स किन चीज़ों पर निर्भर करता है? सबसे पहला है इंटरनेट की वहनीयता। वहनीयता से मतलब है कि हम कितने रेट में चीज़ों को पा रहे हैं, अफोर्डेबिलिटी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉमन मैन इंटरनेट को यूज कर सकता है
या नहीं कर सकता, ऐसी सिचुएशन है कि नहीं है। दूसरी है क्वालिटी, इंटरनेट की गुणवत्ता कैसी है हमारे यहाँ, अच्छी गुणवत्ता वाला नेटवर्क है या ख़राब गुणवत्ता वाला। तो इंटरनेट की गुणवत्ता कैसी है हमारे यहाँ, ये भी इनके सर्वे का आधार बनता है। हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मतलब कि कितना आसानी से हम इन चीज़ों को पा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रा कैसा है हमारा, ये भी इनका एक मानक बनता है देशों की रैंकिंग तय करने में। इसके अलावा हमने बात करी थी कि इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा कैसी है हमारे यहाँ। इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा का मतलब कि हम जो भी साइट्स चलाते हैं, जो भी हम सर्च करते हैं, उसमें हमारी प्राइवेसी कितनी रहती है। और फिर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कैसी है ना, गवर्नमेंट कैसी है। इन 5 आधार हैं इसके लिए, ये 5 आधार हैं, या यूँ कह लो कि ये 5 मानक हैं जिनके आधार पे डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जारी किया जाता है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 जो जारी किया गया है, ये ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है सर्फसर्क, उसके द्वारा ये बनाया गया। सर्फसर्क है, इसके द्वारा बनाया गया। ये ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है और इसने 85 देशों का एक सर्वे किया। इसमें कुल 85 देश शामिल हुए सर्वे में। इन 85 देशों में सबकी रैंकिंग अलग अलग रही। सबसे पहली रैंकिंग रही यूरोप में डेनमार्क। यूरोप में नंबर 1 पे डेनमार्क रहा, और वैसे भी नंबर 1 पे डेनमार्क रहा। इनकी रिपोर्ट 2 तरह से आती है। एक तो आती है कि कॉन्टिनेंट वाइज कौन सबसे आगे रहा, तो यूरोप में डेनमार्क सबसे आगे रहा। एशिया में जापान नंबर 1 पे है, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका नंबर 1 पे है, अमेरिका में कनाडा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मिला के कनाडा नंबर 1 है, और ओशिनिया में न्यूजीलैंड नंबर 1 है। भारत की रैंकिंग अगर हम देखें, और नंबर 1 पे वैसे कौन है, तो नंबर 1 पे डेनमार्क है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। भारत की अगर हम रैंकिंग देखें तो भारत इंटरनेट की वाहनीयता के संदर्भ में 9वें नंबर पर है। 9वें नंबर पर है का मतलब ये है कि भारत में दुनिया में जो इंटरनेट का कीमत है, इंटरनेट चलाने का जो आपको व्यय करना पड़ेगा इंटरनेट चलाने के लिए, उसके आधार पर भारत की रैंकिंग 9वीं है। मतलब कि ठीक ठाक है, भारत में वाहनीयता सही है, लेकिन गुणवत्ता में 78वीं रैंक है। मतलब बहुत ख़राब नेटवर्क है। आप देख ही रहे होंगे, आप लोग इसी वीडियो को देखते समय 4 बार महसूस करते होंगे कि गुणवत्ता बड़ी ख़राब है। और इसमें 78वीं रैंक है और 85 देशों की कुल रैंकिंग है, तो लगभग अंत में है। गुणवत्ता के आधार पर बहुत ख़राब स्थिति में है भारत की रैंकिंग। और जो इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये 79th प्लेस पे है इंडिया। देखिए कितना हम गलत कर रहे हैं। हम अभी जो है सब कुछ डिजिटलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, वास्तव में हम वास्तविकता से मुंह मोड़ने जैसी बात हो रही है। आपका इंटरनेट की गुणवत्ता में आपकी रैंकिंग क्या है, 78th है। 85 देशों में आप 78वें स्थान पर खड़े होकर कह रहे हैं कि भैया सब लोग ई पेमेंट करो, सब लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से पैसे ट्रांसफ़र करो, सब लोग जो है ऐसे करो वैसे करो, सब इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिवॉल्यूशन ले आ दो। तो वो तब आप कह रहे हैं जब आप इंटरनेट की गुणवत्ता में 78th रैंक पे हैं 85 देशों में, और इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आप 79th रैंक पे हैं 85 देशों में। तो आप सोच लीजिए कि आप कहाँ हैं। इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा में आप 57वें स्थान पे हैं, 57th रैंक है आपकी इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी में। मतलब कि जो भी आप पासवर्ड यूज करते हैं या जो भी आप तौर तरीके यूज करते हैं पैसे खर्च करने के लिए, या जो भी आप साइट्स पर विजिट करते हैं और उस दौरान आप अपना जो भी क्रेडेंशियल्स शेयर करते हैं, वो कितना ज़्यादा सिक्योर है और क्या उसका आगे यूज होगा, क्या उसका मिस यूज होगा, इसमें आपकी सिक्योरिटी कितनी है। 85 देशों में 57वें रैंक पे हैं आप। मतलब बहुत सिक्योर नहीं है, बहुत सेफ नहीं है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हमारे यहाँ ठीक ठाक रैंक पे है। सरकार का हस्तक्षेप, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट जो है वो उसमें हमारी 15वीं रैंक है। तो आप देखिए कि हम कितना डिजिटलाइज होने के लिए हमें काम करना चाहिए। समग्र रूप से भारत की रैंकिंग 57 है। सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है।
इसके अलावा ई क्रांति, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस .2 कहते हैं, वो चलाया जा रहा है। डिजी लॉकर नाम की योजना सुनी होगी, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को आप डिजिटलाइज करके लॉकर में सेव कर सकते हैं। लेकिन उस डिजिटलाइजेशन से क्या होगा, जब आपके यहाँ इंफ्रा ही नहीं उपलब्ध होगा और गुणवत्ता भी खराब है और सिक्योरिटी भी नहीं है, तो अगर आप ऐसे डिजी लॉकर का यूज करिएगा तो आपके डेटा सिक्योर नहीं भी हो सकते हैं। इसके अलावा भीम ऐप है जो पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल अभियान है, जिसके बारे में पीछे की वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और भारत नेटवर्क कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें भारत के गांवों को भी इसके साथ जोड़े जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सारी बातें आप इसके रेफरेंस में ध्यान रखेंगे। डिजिटल क्वालिटी ऑफ इंडिया, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसमें 2 बातें आप जरूर ध्यान रखेंगे कि भारत की रैंक 57वीं है और कुछ चीज़ों में भारत की रैंक बहुत ही ख़राब है। तो कभी आपसे डायरेक्टली ऐसे ही भी पूछ सकता है वो क्वेश्चन को कि इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की रैंक क्या है, तो आप देख लीजिए कि क्या है। इंटरनेट की गुणवत्ता के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है, तो आप वो भी देख लीजिए कि 78 रैंक पे है। सर्क नाम की संस्था है जो इसको जारी करती है, 85 देशों का सर्वे है, एक वैश्विक सर्वेक्षण है ये। तो ये सारी रिपोर्ट्स को आप पढ़िएगा, ध्यान में रखिएगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये 2 बातें आपको याद रखनी हैं। वैसे तो ये 2 बातें बहुत शॉर्ट में हमने बता दी, लेकिन अगर आप देखेंगे कि इसकी क्या यूटिलिटी है और क्यों ये लाया गया, तो इस पर एक अलग से वीडियो चाहिए होगा मुझे लगता है, ताकि वो मुख्य परीक्षा में आए तो आप उसको लिख सकें कि क्या इसकी आवश्यकता पड़ी, क्या इसका महत्व है, कि क्या इसकी उपयोगिता है और क्यों ये लाया गया। लेकिन अभी यहाँ पर इस क्लास में आप सिर्फ इतना समझ लें कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी नाम से एक संगठन बनाया गया। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बहुसंस्थानीय संगठन होगा। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स इसमें मेंबर होंगे। इससे पहले हम ग्रुप बी और ग्रुप सी के नॉन टेक्निकल पोस्ट्स को भरने के लिए क्या क्या था हमारे पास, रेलवे के लिए आरआरबी था, बैंकों के लिए आईबीपीएस है और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। तो ये सारी चीज़ें जैसी पहले थी वैसी ही होती रहेंगी। इनफैक्ट क्या हुआ है कि एक और एग्ज़ाम बढ़ गया है आपके लिए, एक और एग्ज़ाम बढ़ गया है। एसएससी जो परीक्षाएं ले रही है वैसे ही लेती रहेगी, जो आईबीपीएस ले रहा है वैसे ही लेता रहेगा, जो आरआरबी ले रहा है वैसे ही लेता रहेगा, और रिक्रूटमेंट अंतिम रूप से इन्हीं लोगों द्वारा किया जाएगा। लेकिन एक और संस्था काम करने लगेगी जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये एक एग्ज़ाम करवाएगी जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाएगा। इस एग्ज़ाम के माध्यम से क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं वो आप समझ सकते हैं। जैसे एक तो फ़ायदा ये हो रहा है कि सिलेबस को जनरलाइज किया जा रहा है। अगर कोई एग्ज़ाम 10+2 लेवल पर होता है तो 10+2 लेवल की परीक्षा लेने के लिए आरआरबी अलग सिलेबस बनाता है, ये अलग सिलेबस बनाता है, ये अलग सिलेबस बनाता है। और अगर कोई भी बच्चा 10+2 पास्ड है और इन सभी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसको अलग अलग तरह की तैयारी से होकर जाना पड़ता है। अभी क्या हो जाएगा कि एक सिलेबस होने से बच्चों को आसानी होगी, एक परीक्षा होने से बच्चों को आसानी होगी, इधर उधर उनको दौड़ भाग ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, बार बार फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन इसका एक बहुत गलत पहलू ये होगा कि जो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही थी वो कम हो जाएगी। आपको जो ज़्यादा लाभ मिलता था, बार बार वैकेंसी आने से आपको कई सारे एग्ज़ाम साल भर में मिल जाते थे, अब क्या होगा कि आपको एक एग्ज़ाम मिलेगा और इसमें अगर आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो गई, किसी कारण से स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, किसी और समस्या के चलते आपका परफॉर्मेंस बिगड़ गया, तो आपको फिर अगले साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। हालांकि 6 महीने में 2 बार होगा ऐसा कह रहे हैं, लेकिन उसका स्कोर 3 साल के लिए वैलिड होगा, तो फिर आपको दिक्कत होगी। और अगर एक बार गड़बड़ाए तो फिर आपको फिर साल 2 साल पर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये इसका एक ख़राब पहलू होगा। मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों बनाया गया, कौन कौन इसमें गवर्निंग बोर्ड में लोग शामिल हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस पर एक नया वीडियो आपको कल परसों में आ जाएगा। चलते हैं हम अगले समाचार की ओर। वो है राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2020, है ना। ये 5वां राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण है। इसका आंकड़ा शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा जारी किया गया।
19 अगस्त 2020 को, जिसमें लगातार इंदौर नंबर 1 पे बना हुआ है। अभी तक जो पहला सर्वेक्षण रहा है उसमें मैसूर नंबर 1 रहा है। पहला सर्वेक्षण में 2015 में इसका पहला सर्वेक्षण किया, 2016 में इसका पहला सर्वेक्षण किया गया था, 2016 में इसका पहला सर्वेक्षण किया गया था और 2016 में पहले सर्वेक्षण के अनुसार नंबर 1 पे रहा मैसूर। उसके बाद से लगातार 2017, 2018, 2019 और 2020 इस प्रकार से ये 5वां सर्वेक्षण है। किसके द्वारा निर्गत किया जाता है? शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निर्गत किया जाता है। शहरी विकास मंत्री इस समय कौन है? शहरी विकास मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने ये डेटा जारी किया और इन आंकड़ों के अनुसार नंबर 1 पे रहा इंदौर नंबर 1 पे रहा। पहले में मैसूर नंबर 1 रहा, उसके बाद लगातार इंदौर नंबर 1 पे बना हुआ है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। और पटना की रैंक लास्ट रही, पटना सबसे अंत में रहा और सबसे गंदे 4242 शहरों का सर्वेक्षण किया गया। 1.9 करोड़ लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और बिहार के 6 जिलों में 10 शहरों का चयन किया गया जो कि भारत के सबसे गंदे शहरों में गिने जाते हैं। ये हैं गया, बक्सर, भागलपुर, परसा बाजार, बिहार शरीफ और सहरसा। और पटना पूरे भारत के सबसे गंदे शहर में से सबसे गंदा शहर माना गया। तो आप इन सब डेटा को अपने ध्यान में रखिएगा और इनको रट लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगला जो महत्वपूर्ण है वो है vedkrisi.com। vedkrisi.com जो है बेसिकली आप पिछले जितने दिन से हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, इस तरह के जो भी ई पोर्टल लॉन्च किए जाते हैं हम लोग उन पर ज़रूर एक अपना निगाह रखते हैं। तो आपने देखा इससे पहले रक्षा मंत्रालय ने जो ई पोर्टल बनाया उसके बारे में भी हम लोग लगातार चर्चा करते रहते हैं। तो इसी तरह से MSME मिनिस्टर है, MSME डिपार्टमेंट है जिसे हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज कहते हैं, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज कहते हैं, मध्यम लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय कहते हैं। और इस मंत्रालय MSME मंत्रालय के मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। तो इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है vedkrisi.com। ये 19 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया। इसमें इस बात पर जोर दिया जाएगा कि कृषि करने की जो प्राचीन परंपराएं हमारी रही हैं, देखिए हम निश्चित तौर पर अभी इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि निश्चित तौर पर हमने कृषि के उत्पादन में तो वृद्धि करी है, लेकिन कृषि उत्पाद की गुणवत्ता कहीं ना कहीं दुष्प्रभावित हुई है। जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन रहा है और हमारा जो दूसरी तकनीकियां रही हैं जिनके माध्यम से हमने कृषि उत्पादन को बढ़ाया, उन्होंने कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और उनके जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं उनके न्यूट्रिशनल मटेरियल्स में कमी कर दी या उनको डिसबैलेंस कर दिया, असंतुलित कर दिया। जिसका कारण क्या रहा? जिसका कारण रहा अनियंत्रित रूप से फर्टिलाइजर का प्रयोग करना, अनियंत्रित रूप से पेस्टिसाइड का प्रयोग करना और बहुत सारा इसने इन्वायरमेंटल इश्यूज को भी खड़ा किया क्योंकि हमने अंडरग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, हमने एयर क्वालिटी को ख़राब किया। तो उन सब चैलेंजेस का सामना करने के लिए निश्चित तौर पे हमें कुछ नवीनतम तकनीकियों पर ध्यान देना चाहिए। तो हमारी सरकार ने क्या प्रयास किया कि हम कृषि की वैदिक और प्राचीन परंपराओं को फिर से पुनर्जीवित करेंगे और उनके माध्यम से खेती को करेंगे। इसका दूसरा फ़ायदा क्या है? दूसरा फ़ायदा यह है कि किसानों से सीधी खरीदारी कोई भी कर सकता है। कोई भी आप भी इस पोर्टल के माध्यम से किसान से सीधे खरीदारी कर सकते हैं। पोर्टल पे उनके प्रोडक्ट उपलब्ध होंगे, वहाँ से आप जो है परचेज कर सकते हैं चीज़ों को। इसके अलावा बेहतर कृषि तकनीकों को बढ़ाने के लिए मेंटरिंग करना, उनके लिए मेंटरिंग के अलावा उनके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, किसानों को उसके साथ जोड़ना, फॉर्म टू फॉर्म योजनाओं को चलाना, ये सारी चीज़ें इसमें की जा रही हैं। और साथ ही साथ देखिए ये किसानों की सीधी खरीदारी करने से जो हमारा प्राइमरी सेक्टर में प्राइस हाइक की समस्या है उससे भी हम निजात पा जाएंगे। और जो मीडिएटर्स जो हैं, जो बहुत सारे इंटरमीडियरीज बीच में आकर और प्राइस हाइक करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिससे वो गलत
प्रैक्टिसेस चलन में आती हैं बाज़ार में, उन सब पर भी रोक लगाई जा सकेगी और बेहतर कृषि तकनीकों को विकसित करने का प्रयास भी इस पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। एक दूसरी बहुत बड़ी समस्या है, वो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की वेस्टेज। तो उसके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है कि हम जीरो वेस्टेज तकनीकी पर बल देंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे इसके माध्यम से जिससे वेस्टेज जीरो हो जाए या वेस्टेज मिनिमम हो जाए, न्यूनतम हो जाए। तो ये वेदकृषि.com आप याद रखेंगे कि उसकी ये सारी विशेषताएं हैं। एक छोटा सा समाचार और है कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऑर्डर इश्यू किया। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार की बाध्यता ये है कि मध्य प्रदेश सरकार गलत तरीके से बनी है और उसको लोगों को लुभाने के लिए गलत तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो ऐसा वो करते भी हैं, ऐसा सब लोग करते हैं, जो भी गलत तरीके से आते हैं वो गलत तरीके ही बताते हैं, है ना। तो 27 MP जो हैं, MLA जो हैं, उनको चुनाव लड़ना है और अगर ये 27 MLA में से एक भी MLA हार गया तो ये बहुत बेइज्जती की बात हो जाएगी और बहुत चैलेंजिंग चुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, मध्य प्रदेश सरकार के लिए। तो वो इस चुनाव में लोगों, ऐसा नहीं है कि उनके पास लीगल एक्सपर्ट्स नहीं है और वो जानते नहीं हैं कि इस घोषणा का एक्चुअल मतलब क्या होगा, लेकिन जब तक इसका मतलब होगा, जब तक युवा जो है वो भावनाओं में आके हमको वोट दे चुका होगा, उसको लग रहा होगा कि नौकरियां हमारे लिए सुरक्षित की जा रही हैं, दूसरे राज्यों के लोग जो हमारे यहाँ सेवाओं में अवसर ले जाते हैं उनको रोकने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इसलिए उसने स्टेट की सभी नौकरियों में रिजर्वेशन मध्य प्रदेश के लोगों का 100% कर दिया है और केवल मध्य प्रदेश के लोग ही नौकरियों के लिए चयनित किए जाएंगे। ऐसा घोषणा की गई ताकि इस चुनाव को ध्यान में रखते हुए उसका लाभ लिया जा सके। हालांकि आर्टिकल 14 हमको राइट देता है, आर्टिकल 14 हमसे कहता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक विधि के समक्ष समान है और समान विधियों से उसको संरक्षित किया जाएगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये हमारा आर्टिकल 14 का प्रोविज़न है, लेकिन ये इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को वायलेट कर रहा है। ये अनाउंसमेंट या ये कानून जो है उसको वायलेट कर रहा है। इसके अलावा आर्टिकल 16 हमको राइट देता है कि जो भी लोक नियोजन है, जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, उसमें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, उसमें अवसरों की समानता होगी। तो अवसरों की समानता के प्रावधान को भी ये वायलेट कर रहा है, ये जो ऑर्डर है, ये जो कानून है, ये जो व्यवस्था है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट में जाना ही जाना है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या डिसीजन देता है, तो उस पर डिपेंड करेगा, सुप्रीम कोर्ट की मानसिकता पर, उसकी सोच पर निर्भर करेगा कि वो किस तरह का निर्णय देता है। अब कुछ और बातें कर ली जाएं जो बिल्कुल जीके के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। वो हैं अशोक लवासा। अशोक लवासा इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया और पद से इस्तीफ़ा देकर ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए। इसके कारण से यहाँ पे इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। एडीबी जो है ये फिलीपींस के मनीला में है। इसका पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, और ये सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है, सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से जाना जाता है। तो आप एडीबी का ध्यान रखिएगा। अशोक लवासा को उसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। अशोक लवासा भारत में इलेक्शन कमिश्नर थे, उस अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। राकेश सिस्थाना बीएसएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। ये बहुत चर्चित व्यक्ति रहे हैं। चारा घोटाले की इन्होंने जांच की थी और कई ऐसे काम किए थे जिसके कारण से सरकार की निगाह में एक चर्चित व्यक्ति थे। अभी फ़िलहाल इन्हें 1984 के आईपीएस थे, इन्हें बीएसएफ का निदेशक नियुक्त किया गया। इनके ऊपर भ्रष्टाचार का भी आरोप था और हालांकि भ्रष्टाचार के आरोप से इन्हें बरी कर दिया गया है और ये इससे पहले सीबीआई के निदेशक के तौर पर भी काम कर चुके हैं। अभी फ़िलहाल बीएसएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। और आईपीएल के लिए टाइटल स्पॉन्सर के लिए टीम 11 को चुना गया है। टीम 11 विल बी द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ आईपीएल। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण समाचार है कि रिलायंस रिटेल्स नाम की कंपनी ने नेटमेट्स में 620 करोड़ रुपए का इक्विटी अधिग्रहण किया है, जो कि बहुमत इक्विटी है, मतलब कि अब ये मालिक हो जाएंगे उसके। और अभी जब मैं ये समाचार आपको बता रहा हूँ तब तक रिलायंस ने जो है वो एक और अशोक बियानी की कंपनी थी जो बिग बाज़ार के नाम से आप जानते थे, उसको भी रिलायंस ने परचेज कर लिया है।
तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण समाचार। आप जो है इन समाचारों को पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, इनको देखिएगा और इनको जितना मैंने बताया है इनसे आगे भी इनके बारे में चीज़ों को तलाशिएगा। जो भी हमने समाचार बताया इनके अलावा भी इन चीज़ों पर आप थोड़ा शोध करिएगा और इनको पढ़िएगा। आप लोग वीडियो को बहुत शेयर करिए। आप कम से कम जो भी आपके ग्रुप हैं फ्रेंड्स के उनमें शेयर करिए। अगर आप पढ़ के और फिर उसको बंद कर देते हैं तो आप एक्चुअल में ये कहना चाह रहे हैं कि अब आगे वीडियो ना बनाए जाए। आप अगर उसको शेयर नहीं करेंगे, उसकी पब्लिसिटी नहीं होगी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बढ़ेगा नहीं, तो वो फिर जो चेतना है इस काम को करने की वो कमज़ोर पड़ती जाती है। तो आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको क्या देखना है, क्या चाहिए आपको, वो भी आप हमको बताते रहें, उस पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। अगला वीडियो लेकर हम आएंगे 21 तारीख की समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।